Hello and welcome to eduncle.com. This is Jagat Chaudhary, a subject matter expert in mathematics having teaching experience for more than 8 years. आज मैं इस सेशन में आपसे बात करने वाला हूं IIT जैम बायोटेक्नोलॉजी के क्विक रिवीजन की। तो ये इस सीरीज का पार्ट 5 है जिसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। साथ के साथ मैं आपको कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहां पर कराने वाला हूं और वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें आप लोगों के लिए कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन भी बीच में भी मिलेंगे और एंड में भी आपको मिलेंगे। राइट, चलिए तो आगे बढ़ लेते हैं। हम आज देखते हैं कि क्या क्या हम कवर करने वाले हैं इस सेशन में। तो हम लोग स्टार्टिंग करेंगे अपने इस आज के टॉपिक की जिसमें हम 3D ज्योमेट्री को कवर करने वाले हैं, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को कवर करेंगे। मैं आपको एक क्विक रिवीजन दूंगा हर एक टॉपिक का और उस पर क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं इसमें वेक्टर्स, स्ट्रेट लाइन, प्लेन और स्फीयर। प्लेन और स्फीयर इनके बारे में अगर आपको अच्छे से जानना है तो ज्यादा अच्छा होगा कि आप स्ट्रेट लाइन और सर्कल के बारे में 2D में पढ़ लें पहले। बिल्कुल डिट्टो वही सेम फंडे होंगे, सेम फॉर्मूले होंगे, चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए, बहुत आसान हो जाता है। 3D में जो प्लेन और स्फीयर है वो किस चीज से बल करके बनेगा, आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ लेना है और स्फीयर के लिए सर्कल पढ़ लेना है 2D वाला। तो उसमें जो चीजें लगी थी उसमें एक कोऑर्डिनेट और बढ़ जाएगा, जेड वाला, एक एक्सिस बढ़ जाती है, 3D में आ जाती है चीजें, फॉर्मूले वही रहेंगे। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात की जाए तो 1 से 2 क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, एक तो मिल ही जाएगा आपको, 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। एक्सपेक्टेड मार्क्स 2 मार्क्स का ये आता है इसमें से। डिफिकल्टी लेवल की बात की जाए तो क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के होते हैं, तो मीडियम तो मैं ऐसे कहूंगा। अगर आपके माइंड में इसकी इमेज बन जाती है, वेक्टर्स को आप देख पाते हैं, क्रिएट कर पाते हैं कि ये लाइन होगी, यहां से यहां होगी, इसके बीच में एंगल ये होगा, प्लेन को देख पाते हैं, तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। वरना मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल में इसका कहूंगा क्योंकि इसमें इमेजिन करना पड़ता है चीजों को, राइट, तभी आप सही चीजें निकाल पाएंगे, वरना एंगल्स की गलती कर बैठेंगे। तो इमेज जरूर क्रिएट करें। आगे बात करते हैं, टॉपिक पर डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा, एक क्विक रिव्यू वेक्टर्स का। तो वेक्टर्स क्या है, राइट, कोई भी क्वांटिटी होती है जब आपके पास, उसे आप वेक्टर कब कहते हो, कोई भी क्वांटिटी को आप वेक्टर तब कहते हो जब आप जानते हो कि उसका एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए, यानी कि लेंथ होनी चाहिए, उसकी एक डायरेक्शन होनी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ही काफी नहीं है वेक्टर होने के लिए, साथ के साथ इसको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी ओबे करना चाहिए। लॉ ऑफ एडिशन होते हैं, अगर कोई उसे ओबे ना करे तो भी वो वेक्टर नहीं है। करंट जैसे डायरेक्शन भी होती है, करंट का अमाउंट भी होता है, पर करंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखें आप ये बात। तो मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो मान लीजिए मैंने आपको कोई एक वेक्टर दे दिया, ए वेक्टर ले लेते हैं, लेट्स से ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। ये आपके पास एक गिवन वेक्टर है जी। अब इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू का मतलब क्या है, आपके पास मान लीजिए ये होता था वेक्टर, तो इसकी लंबाई को आप मैग्नीट्यूड कहते हो। मान लो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक p और q पॉइंट्स हैं, ये दोनों pq डिस्टेंस, तो मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ pq। इसको आप a वेक्टर की मैग्नीट्यूड वैल्यू भी लिख सकते हैं, या डायरेक्टली कभी कभी आपको सिर्फ a लिखा मिल जाए तो भी आप समझे भाई लंबाई की बात हो रही है। वैल्यू क्या होती है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला बड़ी आसानी से हम लोग ये निकाल पाते हैं। इसकी वैल्यू आपकी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर से मिलती है और उसका स्क्वायर रूट ले लिया हमने। ओके जी, ये मैग्नीट्यूड हो गया। साथ के साथ मैंने बताया था वेक्टर की तो डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन कैसे मिलती है आप जानते हो अच्छे तरीके से, डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन डिफाइन करने पड़ते हैं। डायरेक्शन रेशियोज तो डायरेक्टली आपके पास कोई भी स्केलर मल्टीपल ऑफ आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट। डायरेक्शन रेशियोज क्या है, आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट a1 a2 और a3 और इनका कोई भी स्केलर मल्टीपल। कहने का मतलब क्या है, मैं इन्हीं को 5 10 15 20 √2 किसी भी नंबर से, दुनिया के किसी भी नंबर से स्केलर मल्टीपल से अगर मल्टीप्लाई कर देता हूं सभी को एक साथ, मान लीजिए 5a1 करने का मन कर रहा है आपका, कर दो 5a1 5a2 5a3 सेम से होना चाहिए। अभी भी ये डायरेक्शन रेशियोज है। तो डायरेक्शन रेशियोज आप समझ गए होंगे बात को, कोई भी स्केलर मल्टीपल चलेगा आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट का। लेकिन अगर बात की जाए वहीं पर डायरेक्शन कोसाइंस की, डायरेक्शन कोसाइन की, तो कोई भी वेक्टर आपका गिवन वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप जो होते हैं ना, ये एक्स वाई जेड के जो आई कैप जे कैप के कैप हैं, जो आपके एक्स वाई जेड के अलोंग यूनिट वेक्टर्स होते हैं,
राइट, वो कितना एंगल बना रहा है आपका ए वेक्टर। मान लीजिए ये आपका ए वेक्टर है, आई कैप जे कैप के कैप मान लीजिए आपके ये हैं, तो ये ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है, कॉस उसके सामने लगा दें तो वो डायरेक्शन कोसाइंस है। डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू कैसे मिलती है आपको, जो आपके पास कंपोनेंट्स थे, स्केलर कंपोनेंट कहें या डायरेक्शन रेशियोज कहें, उसे मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड करें, राइट। स्केलर कंपोनेंट्स क्या थे आपके पास, a1, a2 और a3, इन्हीं को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि अपॉन a लिख रहा हूं मैं, अपॉन a आप समझ गए होंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, राइट। वेक्टर के बारे में आपने जान लिया, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में भी जाना चाहिए। देखो मैं अगर आपके पास कोई दो वेक्टर दे देता हूं, इनके बारे में तसल्ली पूर्वक समझें आप। ए वेक्टर की वैल्यू आपके पास है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ये आपके पास कोई ए वेक्टर है। सिमिलरली बी वेक्टर भी बना देते हैं। बी वेक्टर क्या है, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, ये आपके पास बी वेक्टर आ गया। मुझे पहले निकालना है डॉट प्रोडक्ट, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए वेक्टर का, बीच में डॉट लगाते हैं, वेक्टर का वेक्टर से प्रोडक्ट। और आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि ए डॉट बी की वैल्यू मैग्नीट्यूड वैल्यू ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड वैल्यू ऑफ बी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, यानी कि कॉस थीटा के बराबर है। ए वेक्टर मान लीजिए आपका ये है, बी वेक्टर मान लीजिए आपका ये है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो भी एंगल बन रहा होगा वही यूज किया जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो दो प्रॉपर्टीज का आप खास ख्याल रखें। पहला, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों नॉन जीरो वेक्टर हैं और डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाए, अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाए तो क्या होता है, दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर मिलेंगे। ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, जानते हो जी। दूसरा क्या होता है आपको पता है, ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ ही मैग्नीट्यूड निकाला जाए तो मॉड ए स्क्वायर होता है। ऊपर वाले में डेफिनेशन में रख के देख लीजिए, ए का ए के साथ एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री cos 0 1, राइट। तो क्या याद रखना है इसको, इसका यूज क्या होगा, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज है पेपरों में। कैसे, मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड वैल्यू के बारे में, तो आप इसको कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड। आपको ए वेक्टर बी वेक्टर नहीं दिया है तो आप क्या करें, इसके स्क्वायर की वैल्यू निकालें। ध्यान से सुनना, ए वेक्टर के स्क्वायर की वैल्यू मॉड की, तो ए प्लस बी का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट ले लूं ए प्लस बी के साथ, तो क्या मुझे ए प्लस बी के मॉड का स्क्वायर नहीं मिल रहा है ना, मिल रहा है। तो ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, जो कि आपको क्या देता है, ए प्लस बी मॉड का होल स्क्वायर। और इसी को अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये मुझे मिलता है ए मॉड स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का मॉड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। आप करके देखें इसे, ए डॉट ए मॉड स्क्वायर, बी डॉट बी मॉड बी स्क्वायर, ए डॉट बी और बी डॉट ए बचेंगे, वो 2a भी कर दिया मैंने उसे। दूसरा है इसमें अगली बात जानने वाली, वो ये कि अगर बीच में माइनस होता तो क्या करते जी, मैं दिखा देता हूं आपको। मान लो a माइनस बी मॉड स्क्वायर पूछा जाता आपसे, तो आप क्या करते, हर जगह माइनस होता है, यहां भी तो यहां भी माइनस होता और यहां भी माइनस होता। a माइनस ये a मॉड स्क्वायर प्लस b मॉड स्क्वायर माइनस 2a डॉट b होता। ये खास ध्यान रखें, इन चीजों का यूज करेंगे अभी हम इनको। अगला है क्रॉस प्रोडक्ट की बात की जाए, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ये सबसे अच्छा होता है ना, सिंपल तरीके से डिटरमिनेंट से निकल जाता है। ए क्रॉस बी की वैल्यू कैसे मिलती है आपको, आई कैप जे कैप के कैप, और यहां पर स्केलर कंपोनेंट्स लिख दीजिए। याद रहे ए क्रॉस बी निकाल रहे हो ना, तो जो सेकंड रो के एलिमेंट है वो ए वेक्टर होना चाहिए और लास्ट वाले में बी वेक्टर होना चाहिए, बाद वाला बाद में, पहले वाला शुरू में। a1 a2 a3 और b1 b2 b3, ये वैल्यू है। और इसकी दूसरी वैल्यू वो क्या होती है, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड वैल्यू का और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड वैल्यू का और साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम का प्रोडक्ट। साथ में ईटा कैप, वेर ईटा कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर होगा बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के। और ऊपर वाले में अगर बात की जाए तो ए डॉट बी की वैल्यू का दूसरा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। देख रहे हो ये स्केलर होता है ना, नंबर मिलता है डॉट प्रोडक्ट से, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। आंसर वेक्टर मिलता है ए क्रॉस बी में, इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट है।
चलिए जी, तो कुछ क्वेश्चंस कर लें, हम शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस को करना। क्वेश्चन क्या कहते हैं देखते हैं जरा। पहला क्वेश्चन कहता है कि लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी टू नॉन जीरो, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं ना भाई कि नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, मतलब ना ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड जीरो वैल्यू ना बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड जीरो। साथ के साथ दिया है कि a प्लस बी की मैग्नीट्यूड वैल्यू a माइनस बी की मैग्नीट्यूड वैल्यू के बराबर है। तो आप समझे जरा इस बात को, अभी बताया था मैंने आपको कि भाई a वेक्टर की वैल्यू आपको नहीं पता, लेकिन आपको बोला है a वेक्टर की मैग्नीट्यूड वैल्यू a प्लस बी की मैग्नीट्यूड वैल्यू बराबर हो अगर a माइनस बी की मैग्नीट्यूड वैल्यू के, तो बताओ इनमें से चार ऑप्शंस में से कौन सा ट्रू है। ये आईआईटी जैम 2015 का क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें सीधे सीधे आप वो लगाए ना भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए। और अभी मैंने आपको बताया था कि a प्लस बी मॉड स्क्वायर की वैल्यू a वेक्टर का मॉड स्क्वायर प्लस b वेक्टर का मॉड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट b वेक्टर के साथ आएगा। राइट हैंड साइड में क्या है, बीच में माइनस है, तो माइनस में क्या होता है, a वेक्टर मॉड स्क्वायर प्लस b वेक्टर मॉड स्क्वायर स्क्वायर माइनस 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर। देखो काटा पीटी मचा दो जी, है ना, जो कट रहा है उसे उड़ा दो और जो बच जाए उसे लिख देंगे। तो हमें मिला मॉड ए स्क्वायर और मॉड बी स्क्वायर कट गए, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर कट गए। हमें मिला 4 टाइम्स लेफ्ट में ले जाने पर 4 टाइम्स a डॉट b इज इक्वल टू 0। भाई 4 तो 0 के बराबर होता नहीं, तो इसका क्या मतलब है, जरूर a डॉट b 0 रहा होगा। और a डॉट b 0 होने की कंडीशन कुछ और भी हो सकती है, हो सकता है a वेक्टर 0, हो सकता है b वेक्टर 0, पर चिल्ला चिल्ला के शुरुआत में भी तो ये कुछ कह रहे हैं कि नॉन जीरो वेक्टर है। तो a डॉट b अगर 0 आ गया तो इतिहास गवाह है इस बात का, मैंने पीछे बताया था कि a वेक्टर जरूर परपेंडिकुलर रहा होगा b वेक्टर के। हो गया प्रूफ। तो a और b परपेंडिकुलर है, बिल्कुल b ऑप्शन करेक्ट है। a और b पैरेलल है क्या, नहीं, गलत हो गया, ऑप्शन ए गलत हो गया। अब c और d में से भी पहचाना जाए। a इज नॉट ए स्केलर मल्टीपल ऑफ b। स्केलर मल्टीपल कैसे होता है भाई, अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं, मतलब डायरेक्शन चाहे अपोजिट हो या साथ में हो, लंबाई चौड़ाई का फर्क हो और कोई एंगल उनके बीच में ना हो, तब वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल में लिखे जाते हैं। यहां तो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के मल्टीपल में लिख ही नहीं सकते आप उसे। किसी एक को दूसरे की फॉर्म में कैसे लिख दोगे, दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो एक वेक्टर अगर ऐसा है दूसरा ऐसा है, तो आप कैसे किसी एक को दूसरे के 5 गुना 2 गुना 3 गुना लिख दोगे, नहीं लिख सकते ना। तो इसका मतलब है नहीं लिख सकते, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। A cannot be written as scalar multiple of B, तो ये करेक्ट है। A क्रॉस B 0, A क्रॉस B 0 कब होता है, जब वो पैरेलल होते, पैरेलल तो नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो B और C ऑप्शन दोनों करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जरा और देखें। A वेक्टर एंड B वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स, पढ़ें पूरा देखें। A वेक्टर और B वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड वैल्यू 1 है, यानी कि आपको दे रखा है भाई A की वैल्यू 1 और B मैग्नीट्यूड, मैंने ऊपर वेक्टर नहीं लगाया तो मैग्नीट्यूड है, b की वैल्यू 1। एंगल बिटवीन देम पाई बाय 3, मतलब 60 डिग्री उन दोनों के बीच का एंगल है। तो बताओ a माइनस b की मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या होगी। फिर से कुछ याद आ रहा है ना, याद करो उन लम्हों को पीछे जो मैं बता रहा था कि a माइनस b मॉड की वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली ना निकाल के आप स्क्वायरिंग कर दें, आपको मिलेगा a मॉड स्क्वायर प्लस b मॉड स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट b वेक्टर के साथ। यहां से मुझे मिला a मॉड स्क्वायर तो भाई 1 है, क्योंकि उन्होंने कहा था a की वैल्यू 1 है, b मॉड b वो भी 1 ही है, 1 का स्क्वायर 1 है, माइनस 2 टाइम्स a वेक्टर की मैग्नीट्यूड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय b वेक्टर की मैग्नीट्यूड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, कॉस थीटा। थीटा कितना दिया इन्होंने, पाई बाय 3। पाई बाय 3 मतलब ये हो गया आपका 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो ये cos 1/2 cos थीटा जो है वो हट करके यहां लिखा जा सकता है 1/2। तो 2 से 2 उड़ा दिया, है ना। मॉड a मॉड b 1 है, तो कितना बना 1 प्लस 1 माइनस 1, कितना आ गया 1 आ गया। लेकिन ये किसकी वैल्यू है, ये a माइनस b के मॉड स्क्वायर की वैल्यू है। तो क्या मैं स्क्वायर हटाने पर प्लस माइनस लगा के कह दूं, क्या मुझे ये कहना चाहिए कि मॉड ऑफ a माइनस b की वैल्यू स्क्वायर हटाने पर प्लस माइनस 1 बनेगी, बिल्कुल नहीं कह सकता। क्यों, क्योंकि नेगेटिव नहीं आ सकती, -1 नहीं हो सकता, आंसर सिर्फ और सिर्फ +1 रहेगा, बिकॉज ये मैग्नीट्यूड है, लंबाई है, लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव।
तो इसका मतलब है इकलौता आंसर इसका 1 है। तो आप इस पर खास ध्यान दें इस बात पर कि वैल्यू सिर्फ +1 आनी थी, -1 लिखना दें क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं होती। अगला क्वेश्चन, लेट ए वेक्टर इतना दिया हुआ है, बी वेक्टर भी दिया हुआ है, ए क्रॉस बी पूछा है ना। ये ए क्रॉस बी अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप होने पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू बताओ। यानी कि आपको ए क्रॉस बी निकालना है और उसके स्केलर कंपोनेंट्स को जोड़ देना है। ओके, चलिए जी, तो देखते हैं इसको कैसे जोड़ना है, आपको मैं सिखा देता हूं। आप पहले तो सबसे पहले ना ए क्रॉस बी निकाल दो। ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं? सीधा सीधा तरीका है, आई कैप जे कैप के कैप, राइट। अब कंपोनेंट्स ए वेक्टर वाले 4 -2 और 6 और बी वेक्टर वाले 7 1 और -12 सॉल्व किया जाए। आपको आता है क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करना, ठीक है जी, डिटरमिनेंट वाला। तो आई कैप लिखें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को गोली मारो, बाकियों को पढ़ लो ना, बाकियों को क्रॉस करके सिंप्लीफाई कर लो। तो कितना बनेगा? 24 -6, राइट। फिर जे कैप के लिए माइनस लगा करके, जो कि आपका जे कैप के लिए हटा दिए ये मैंने, -48 -42। सिमिलरली के कैप के लिए प्लस लगा करके, के कैप के लिए ये हो गया आपका 4 + 14, 4 + 14 कितना आ गया? 18 आई कैप प्लस 90 जे कैप प्लस 18 के कैप, इतना आ रहा है। हमें क्या बोला है? इन्हीं के तो कंपोनेंट देखने हैं आपको। आई कैप के सामने क्या लिखा है? 18, जे कैप के सामने 90, के कैप के सामने 18। तो भाई कंपेयर कर दो ना, अल्फा की वैल्यू 18, बीटा की वैल्यू 90, गामा की वैल्यू भी 18। और आपको बोला था इन तीनों नंबर्स को जोड़ दो, तो 90 + 36 126 आ गया, है ना। 126 हमारा आंसर आ गया इसका। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ताजा क्वेश्चन है, आईआईटी जेईई 2019 का क्वेश्चन है। तो देखो कितना आसानी से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हो। बेसिक डेफिनेशंस का इस्तेमाल करते हो, थोड़ी सी ज्योमेट्री इस्तेमाल करनी पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए ना भाई, डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे निकालते हो, क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे निकालते हो। चलिए जी, तो आगे अब हम देखते हैं, थोड़ा सा टॉपिक देखते हैं आप 3D ज्योमेट्री का, यानी कि लाइन, प्लेन और स्फीयर का। इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिस्कशन करके पहले एक क्विक रिव्यू दे दूं, उसके बाद आप जो है क्वेश्चंस पर बढ़ेंगे आगे। देखिएगा जरा, हमने देखा कि लाइन की इक्वेशन की अगर बात की जाए, कोई स्ट्रेट लाइन आपको दी हुई है, उसके बारे में बात की जाए तो क्या होता है, उस लाइन पर लाई करने वाला एक पॉइंट होता है जिसे ए वेक्टर कह देता हूं, उसकी डायरेक्शन में एक वेक्टर होता है जिसे बी वेक्टर कह देते हैं। तो लाइन की इक्वेशन होती है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, जहां लैम्डा कोई भी स्केलर हो सकता है, लैम्डा एनी स्केलर, कैसा भी नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी स्केलर नंबर हो। अच्छा, इसकी कार्टेशियन फॉर्म पर आ जाते हैं, बेसिकली हमको वही यूज करनी है। तो x माइनस x1 अपॉन l इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन m इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n। ओके, ये आपके पास किसी लाइन की इक्वेशन है, और लाइन के बारे में आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि उस लाइन पर लाई करने वाला जो पॉइंट है वो है x1 y1 z1, और उस लाइन की डायरेक्शन में जो वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, l m और n। अब भले ही आप डायरेक्शन रेशियोज ले लो, भले ही आप डायरेक्शन कोसाइंस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम बात है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। प्लेन की इक्वेशन की बात की जाए तो प्लेन क्या है, ये आपके पास मान लीजिए प्लेन दे रखा है, और उसकी इक्वेशन निकालने के लिए आपको एक नॉर्मल वेक्टर की जरूरत पड़ती है, एन वेक्टर जिसे आप कहते हैं, और उस पर लाई करने वाला एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर कह दिया। तो प्लेन की इक्वेशन आपकी कुछ इस प्रकार की होती है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। आप जानते होंगे z वाला ना होता तो 2D में स्ट्रेट लाइन बन रही थी, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था वही फंडे इस्तेमाल होंगे। ओके, तो प्लेन की इक्वेशन है ये, जहां पर आपका नॉर्मल वेक्टर की अगर बात की जाए तो उसके कंपोनेंट्स होते हैं x y z के कोफिशिएंट, यानी कि a b और c। पॉइंट नहीं बता सकते आप, प्लेन की इक्वेशन दे जाने पर पॉइंट के बारे में आप डिस्कशन नहीं कर सकते, बहुत सारे हैं। स्फीयर की बात की जाए अगर, तो स्फीयर क्या है, देखो मैं आपके सामने, आप जानते हो गोला, ठीक है, गोला। तो स्फीयर के बारे में अगर बात की जाए तो 2D में जो आपने सर्कल में पढ़ा है, 3D में इसमें स्फीयर आ जाएगा।
जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। यह आपके पास किसी स्फेयर की इक्वेशन होती है जिसका सेंटर आप डायरेक्टली जनरल फॉर्म से ही कह दें कि माइनस यू माइनस बी और माइनस डब्ल्यू होगा। और इसके अगर रेडियस की बात की जाए तो आप जैसा जानते हैं ना, सर्कल में आपने पढ़ा है यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी होगा। उसमें क्या होता था, माइनस जी कॉमा माइनस एफ पे सेंटर, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर रूट लेके रेडियस, बिल्कुल सेम है ना। अच्छा, एक तो ये हो गया जनरल फॉर्म का तरीका, लेकिन एक फॉर्म और होती है डायमेट्रिकल फॉर्म। आपको याद होगा डायमेट्रिक फॉर्म क्या कहती है। मान लो अगर आपको x1 y1 z1 और दूसरी तरफ x2 y2 z2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट दे रखे हैं किसी स्फीयर के, मतलब डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं। अगर ये डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं तो वहां पर आपके उस स्फीयर की इक्वेशन कुछ इस तरह से होती है। आपको याद हो तो सर्कल में भी पढ़ाई थी, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 इंटू z माइनस z2 इज इक्वल टू 0। जब हम सर्कल के बारे में बात करते थे तो हम x और y तक रुक जाते थे, है ना। तो आप ये फॉर्म हमेशा जो है अपने दिमाग में रखें, इसको रखें दिमाग में हमेशा। इन पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, चलिए जरा, है ना, कुछ क्वेश्चंस आ जाएं ताकि देखें इनका क्या यूज है और इन पर कैसे कैसे क्वेश्चंस आए तो आपको पता चल जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, इमेज जरूर क्रिएट करें इनकी। पहला क्वेश्चन, ए लाइन L which is parallel to I cap plus J cap plus K cap passes through the point 1, 2, 4 and meets the xy plane at the point P. The distance between origin and the point P. क्या क्या रहा है भाई, ये कह रहा है कि तुम्हारे पास ना एक लाइन है और इस लाइन पर हमें लाई करने वाला एक पॉइंट दिया हुआ है। वो पॉइंट है क्या, 1, 2 का 4 है ना, 1, 2, 4 है। इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर भी दिया हुआ है, यानी कि बी वेक्टर की वैल्यू जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो है 1, 1, 1। आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप के पैरेलल है तो 1, 1, 1 हो गए। ये बी वेक्टर दिया हुआ है। इस लाइन पर ना कोई और भी पॉइंट लाई कर रहा है दुनिया में कहीं एक पॉइंट यहां पर भी लाई कर रहा है। और कहां है वो पॉइंट, वो एक्स वाई प्लेन पर है। एक्स वाई प्लेन क्या होता है, कैसे मिलता है एक्स वाई प्लेन? एक्स वाई प्लेन होता है z इज इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। आपको याद है 2D में, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में प्लेन जब आप पढ़ते हैं तो आपको कहा जाए एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, तो आप कहते हो एक्स एक्सिस की इक्वेशन है y इक्वल टू 0। आपको कहा जाता था y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, आप कहते थे x इक्वल टू 0। सेम वही चीज यहाँ पर 3D ज्योमेट्री में, एक्स वाई प्लेन मतलब z इक्वल टू 0, वाई जेड प्लेन मतलब x इक्वल टू 0। क्लियर? तो यहां पर आपको ये पता चल गया कि जो पॉइंट P पॉइंट होगा ना वो एक्स वाई प्लेन पर है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स कुछ अल्फा, बीटा और 0 होंगे। आपको नहीं पता क्या है वो पॉइंट, बस इतना पता है अल्फा, बीटा और जेड कोऑर्डिनेट 0 है। लेकिन उसके लिए कुछ तो दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है कि वो लाइन पर लाई कर रहा है। अब आपको P के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं और बताना है कि ओरिजिन से 0, 0, 0 से इस P पॉइंट तक का ओवरऑल डिस्टेंस कितना है। तो इमेज क्लियर हुई है ना, फिगर बनाना आना चाहिए। तो OP का डिस्टेंस आप डिस्टेंस फॉर्मूले से बता पाओगे अगर आपके पास P के कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो, है ना। मुझे किसी तरीके से P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो मैं P के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए क्या करूंगा, पहले तो लाइन की इक्वेशन लिख लेता हूं सही तरीके से। शुद्ध रूप में लाइन की इक्वेशन जो है वो क्या है, x माइनस 1/1 इज इक्वल टू y माइनस 2/1 इज इक्वल टू z माइनस 4/1। जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया था इसके बारे में ना, पीछे मैंने आपको बताया था इसके बारे में, लाइन के बारे में। तो मान लीजिए मैं एक लैम्डा इसको बराबर ले लेता हूं लैम्डा के, तो इससे क्या होगा, एनी जनरल पॉइंट लाइन ऑन दिस लाइन मिल जाएगा। तो यहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ रही है, वो आ रही है लैम्डा प्लस 1। मैंने कह दिया वो P पॉइंट है, हालांकि ये हर एक को सेटिस्फाई करेगा। अलग अलग लैम्डा की वैल्यूज के लिए अलग अलग लाइन पर लाई करने वाले पॉइंट मिलते हैं। लैम्डा प्लस 1, लैम्डा प्लस 2 और लैम्डा प्लस 4 आपका हर एक पॉइंट है इस लाइन पर लाई करने वाला। पर मेरी इच्छा ये है कि केवल उस पॉइंट की बात करो जो कि एक्स वाई प्लेन पर लाई कर रहा हो, यानी कि जिसके लिए जेड कोऑर्डिनेट 0 आ जाए, यानी कि लैम्डा प्लस 4 0 हो जाए। साफ पता चल गया, लैम्डा की वैल्यू मिल गई -4
तो पॉइंट क्या आ गया, पी के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, लैम्डा की जगह -4 रखने पर -3 -2 0, और पी के कोऑर्डिनेट्स अब आपको पता है, अल्फा -3 हो गया, बीटा -2 हो गया, बाकी 0 है। तो ओ से पी तक का डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप, ओ से पी तक का डिस्टेंस ओपी स्क्वायर रूट लगा करके ना, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो क्या होता है वो, स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 0 का स्क्वायर वो 9 आ गया, 2 - 0 का स्क्वायर वो 4 आ गया, 0 - 0 का स्क्वायर वो 0 आ गया, कितना आ गया, रूट 13। करेक्ट, आईआईटी जैम 2016 का क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व, राइट। तो इसको मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको इसीलिए समझा रहा हूं कि इमेज क्रिएट करना, बनाना, कि पूछा क्या है, लिखो जो इंफॉर्मेशन गिवन है और कर दो सिंप्लीफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आपको और दिखाता हूं, देखो जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन दिस प्लेन 2x + 3y + z = 6। इस प्लेन पर लाई करने वाले पॉइंट के बारे में बात करनी है। अब प्लेन पर तो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट लाई करते हैं, आप कैसे कहोगे कौन सा है कौन सा नहीं है। आपसे ये नहीं पूछा है इस क्वेश्चन में कि उस प्लेन पर कौन कौन से पॉइंट लाई कर सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी है। उन्होंने कुछ ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा है, तो इसका मतलब है ऑप्शंस में से चेक करो जी। जैम 2017 में पूछा था ये। देखो मैं एक इक्वेशन ले लेता हूं, ये क्या है मेरे पास कि 2x + 3y + z = 6, राइट। अगर ये इक्वेशन को कोई पॉइंट सेटिस्फाई कर जाए, सेटिस्फाई मतलब x, y और z की वो वैल्यूज जिसमें पुट करने पर इक्वल के साइन के दोनों तरफ की वैल्यूज बराबर हो जाएं, मतलब सेटिस्फाई कर गया, मतलब वो पॉइंट लाई कर गया उस कर्व पर, इस केस में प्लेन पर। पहला ऑप्शन क्या है, हमें एक एक को चेक करना होगा, डायरेक्टली आप नहीं कह सकते, चेक करना होगा। 0 0 6, x की जगह 0, y की जगह 0, z की जगह 6 रखो। अगर ये पॉइंट इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया तो इस पर लाई करता था, नहीं करा तो नहीं लाई करता था। देखें 0 0 6, तो x 0 + y की जगह 0 + z की जगह 6 = 6, बात बन गई, बहुत बढ़िया जी, बात बन गई। चलो ए पॉइंट सेटिस्फाई कर गया, तो ए पॉइंट आपके आंसर में है, पर बाकी मना थोड़ी है, चेक किया जाए बाकियों को भी। बी पॉइंट क्या कहता है, 0 2 0, 0 2 0, x की जगह 0, y की जगह 2, z की जगह 0 रखो, मिलेगा भाई 0 + 2 × 3 6 + 0 = 6, भाई बात बन गई, सही है, ये भी बढ़िया हो गया जी। चलो अगला क्या है, 1 1 1, तो x की जगह 1, y की जगह 1, z की जगह 1, हाँ जी बिल्कुल 6 = 6, ये भी सेटिस्फाइड। तो मतलब ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट, ये तो सारे सही हो रहे हैं। डी को भी करेक्ट ऐसे ही कर दूं क्या, नहीं, ऐसी गलती ना करें, एक एक पॉइंट चेक करें, राइट। देखें जरा डी को भी, डी ऑप्शन क्या कहता है, x की जगह 3 रखिए, तो 3 × 2 6 + y की जगह 0, z की जगह 0 = 6, भाई ये भी सेटिस्फाई कर गया। तो इसका मतलब है ए बी सी डी चारों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो आप इन चीजों का भी खास ध्यान रखें, प्लेन की इक्वेशन में भाई सेटिस्फाई कर रहा है जो पॉइंट आप कह दे कि हाँ हाँ वो मेरे आंसर में है, कोई सा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो मेरे आंसर में नहीं है, राइट। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये है, इफ द पॉइंट 1 0 1 इज वन ऑफ द एक्सट्रीमिटी ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्फीयर, एक स्फीयर की इक्वेशन दे रखी है, देन अदर एक्सट्रीमिटी क्या होगा। ध्यान से समझो क्वेश्चन को, अभी ऐसा कुछ स्फीयर में बताया था पीछे। ये क्या कह रहे हैं, ये आपसे कह रहे हैं कि ये एक स्फीयर है और इसके एक्सट्रीमिटी का ये वाला पॉइंट एक एंड पॉइंट डायमीटर का गिवन है 1 0 1, ये गिवन है, और दूसरा वाला आपको बताना है अगर ये डायमीटर बनाएगा तो ये वाले के कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं। लेट्स से इट इज अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना। तो इनको नाम भी दे दें, चलो इनका नामकरण कर दिया, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, सर्कल स्फीयर का जो सेंटर है वो C से डिनोट कर दिया, राइट। अब मुझे क्या क्या चीजें गिवन है, इसको करने के कई सारे तरीके हैं, इस क्वेश्चन को करने के, राइट। तुम जरा देखो, मैं इसको आपको करके दिखाता हूं सॉल्व। पहले आप क्या करें, मैंने आपको भी डायमेट्रिक फॉर्म पढ़ाई थी, है ना। डायमेट्रिक फॉर्म से सर्कल की इक्वेशन निकालने के बारे में हमने बात की थी। इन्होंने तो पहले ही दे रखी है सर्कल की इक्वेशन, स्क्वायर की इक्वेशन। तो मैं क्या करूंगा, अपने डायमेट्रिक फॉर्म से स्क्वायर की इक्वेशन निकालूंगा और इसके साथ कंपेयर कर दूंगा। तो अगर मुझे मान लीजिए अल्फा बीटा गामा पॉइंट्स पता है और 1 0 1 दूसरा एक्सट्रीमिटी है इसका, तो स्क्वायर की इक्वेशन कैसी होगी, होगी x - 1 × x - अल्फा प्लस
y माइनस 0 इंटू y माइनस बीटा प्लस z माइनस 1 इंटू z माइनस गामा इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आना चाहिए। हमें अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मुझे इसे इसके बराबर रखना है, तो पूरा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, पूरा सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करें, ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्यों ना दोनों के एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लिए जाए। यहां से x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, x का कोफिशिएंट गिवन इक्वेशन में 2 है। यहां से x का कोफिशिएंट इसमें से मिलेगा, आप करें चेक, x का कोफिशिएंट आ रहा है आपका -1 माइनस अल्फा, ये x का कोफिशिएंट है। ये ऊपर किसके बराबर था, ऊपर से ये 2 के बराबर है, तो यहां से अल्फा की वैल्यू आपको दिख गई होगी -3, एक वैल्यू मिल गई। चलो बढ़िया है, पूरा निकालें ना, पूरा सॉल्व करें। दूसरा, y का कोफिशिएंट ऊपर दिया हुआ था -4, और हमारी इस इक्वेशन से जो हम बनाएंगे क्रिएटेड जो हमारे द्वारा है, उससे y का कोफिशिएंट है कितना, -बीटा, y का कोफिशिएंट है -बीटा, तो बीटा कितना मिल गया, 4 मिल गया। चलो ऑप्शन डी सेटिस्फाई करता हुआ दिखा है, अभी पूरा करें, ठीक है, गामा भी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गामा कैसे मिलेगा, z का कोफिशिएंट, यहां कितना है, z का कोफिशिएंट 2 है, 2, और यहां z का कोफिशिएंट कितना है, -1 माइनस गामा, गामा की वैल्यू कितनी मिल गई, -3। तो अब कह दें आप, चिल्ला चिल्ला के कहो खूब, ढिंडोरा पीट के कहते हो कि डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, डी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन किया जा सकता है, राइट। और इस क्वेश्चन को करने के और भी मेथड्स हैं, जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा इसी में सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते। इस गिवन स्फीयर की इक्वेशन से, अभी मैंने आपको बताया था पीछे ही कि अगर आपके पास स्फीयर की इक्वेशन गिवन है तो आप उसका सेंटर बता सकते हैं, राइट, -u - v - w है ना। तो वहां से सेंटर बताए जाने के बाद आप मिड पॉइंट फॉर्मूला भी लगा करके अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज निकाल सकते थे। ये आपके ऊपर है, ठीक है ना, अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज आप निकाल सकते हैं सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकाल के। मैं आपको बता देता हूं सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। आप कंपेयर करें तो आप देखेंगे इस गिवन इक्वेशन के हिसाब से जो x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0 इक्वेशन थी, वहां से u की वैल्यू मिल रही है कितनी, u हो गया हमारा 1, v हो गया हमारा -2 और w हमारा हो गया +1, राइट। तो सेंटर कहां होता है, -1, 2 और 1 पर, एंड c इज द मिड पॉइंट ऑफ pq। तो c अगर मिड पॉइंट है pq का, तो c को मिड पॉइंट ऑफ pq रखते हुए मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दीजिए, तो आपको पता चल गया होगा अब तो अल्फा +1 / 2 की वैल्यू -1 आनी चाहिए, है ना। इनमें मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहा हूं, यहाँ पे c के कोऑर्डिनेट्स मैंने निकाल लिए थे। देखो यहां से भी अल्फा की वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही है, 3 आ रही है। सिमिलरली बीटा का y वाला कोफिशिएंट कंपेयर कर लीजिए, कोऑर्डिनेट कितना मिला, कोऑर्डिनेट मिला y वाला 0 + बीटा / 2 = 2, तो बीटा 4 दिख गया, बिल्कुल बढ़िया। सिमिलरली मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के गामा +1 / 2 की वैल्यू 1 रख दी हमने, तो यहां से आपको दिख गया होगा, मतलब यहीं से ही हम, ये -1 था, सॉरी -1 आएगा बीच में, ये यहीं से ही हम पूरी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। -u - v - w होता है सेंटर के कोऑर्डिनेट, -1 2 -1 बन गए और हमने मिड पॉइंट फॉर्मूले से वैल्यू निकाल ली। तो इस तरीके से भी आप करें, राइट। चलिए, तो इस सेशन में इतना ही, अब मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन। और एडंकल की वेबसाइट पर जाकर के आप जो है विजिट कीजिए, डाउट्स पूछने आप डाउट पूछ सकते हैं और ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एडंकल पर आपको मिलता है इंडियाज नंबर 1 ऑनलाइन कोचिंग सेंटर है, जहां पर आपको IIT JAM, CSIR NET, UGC NET इन सभी के प्रिपरेशन के लिए आपको मॉड्यूल्स मिल जाएंगे, आप डाउट्स पूछ सकते हैं और आपको स्पेशल मेंटरशिप मिलेगी। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप जो है ऐप डाउनलोड कर लीजिए या फिर वेबसाइट विजिट कर लीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।